जरा एक पल के लिए ना इस सीन की कल्पना कीजिए। रात के 2 बज रहे हैं, बाहर घुप अंधेरा है और एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगता है। बिल्कुल। और आप एक बहुत बड़े आलीशान और एकदम सुनसान फार्म हाउस के एक बेडरूम में अकेले हैं। बाप रे, ये तो शुरुआत से ही डरावना लग रहा है। हाँ, और अचानक आपके कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगता है। मतलब आपको पसीने की जगह ना एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगती है। अच्छा। और तभी बाहर खाली कॉरिडोर से भारी जूतों की आवाज आने लगती है, ठक ठक ठक। ओहो। अब अगर मैं कहूँ कि उस कमरे में जो इंसान डर के मारे सुन पड़ा था, वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि 70 के दशक का वो सुपरस्टार था जिसे देखकर लाखों की भीड़ पागल हो जाती थी। तो क्या कहेंगे? मतलब हम राजेश खन्ना जी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट। यार, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है, क्योंकि जब हम राजेश खन्ना जैसे मेगा स्टार की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हमेशा शोर, चकाचौंध और लोगों से घिरे रहने वाले एक इंसान की छवि बनती है। बिल्कुल सही कहा। ऐसे इंसान का इस कदर खौफजदा होना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास पैदा करता है। और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। हाँ, जिसका शीर्षक है राजेश खन्ना और वो खौफनाक रात। राइट। लेकिन देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कोई भूतों की कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि जब एक ऐसा दिमाग जो 24 घंटे शोर और अटेंशन का आदी हो, उसे अचानक एक पूर्ण सन्नाटे में धकेल दिया जाए तो क्या होता है। बिल्कुल। ये डर की जो पूरी बायोलॉजी है, वो आखिर काम कैसे करती है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि शम्स ताहिर खान की इस रिपोर्ट में जो घटनाएं दर्ज है ना, वो हमें डर के मैकेनिक्स को समझने का एक बहुत ही शानदार मौका देती हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये देखना है कि कैसे हमारा अपना दिमाग कुछ खास परिस्थितियों में हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं। बात 70 के दशक की है। राजेश खन्ना अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बैंगलोर गए हुए थे। हाँ, बैंगलोर में। अब आमतौर पर बड़े स्टार्स 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, लेकिन मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब ने खन्ना जी को अपने बैंगलोर वाले फार्म हाउस में रुकने का न्योता दिया, जो कि शहर से काफी दूर था। बिल्कुल, शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, हरियाली के बीच बना एक बेहद आलीशान बंगला। महमूद साहब ने राजेश खन्ना से कहा कि होटल की उस कृत्रिम जिंदगी से दूर यहाँ फार्म हाउस में उन्हें सुकून मिलेगा। सुकून, ये शब्द यहाँ बहुत अहम है। 70 के दशक में इन बड़े सितारों की जिंदगी ना एक प्रेशर कुकर की तरह होती थी। वो तो है। उनके लिए एकांत या आइसोलेशन एक बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करती थी। इसीलिए अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार जैसे सितारे भी अक्सर महमूद के इस फार्म हाउस में जाकर ठहरा करते थे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। रिपोर्ट साफ तौर पर बताती हैं कि उस दौर में दबी जुबान में यह अफवाह हर जगह थी कि उस फार्म हाउस में कोई और भी रहता है। अच्छा, मतलब पहले से ही बातें चल रही थी। हाँ, एक अनदेखे साये की मौजूदगी की बातें हवा में थी। अब मेरा सवाल यह है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में सुकून का वादा किया जाए, लेकिन वो असल में एक हॉन्टेड हाउस निकले। सही एनालॉजी है। तो अगर आपको पता है कि किसी जगह के बारे में ऐसी डरावनी अफवाहें हैं, तो कोई अपना लग्जरी होटल छोड़कर वहां सुकून तलाशने क्यों जाएगा? क्या ये एक बहुत ही बेतुका फैसला नहीं लगता? बाहर से देखने पर ये बेतुका लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे स्टारडम के मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत लॉजिकल है। वो कैसे? इंसान अक्सर भीड़ से बचने के लिए, या कह लें कि अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए, आइसोलेशन को चुन लेता है। वो सन्नाटे को ही शांति मान बैठते हैं। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए आपका दिमाग एक हाई गेन माइक्रोफोन है। जब आप दिन भर शोरगुल में रहते हैं तो उस माइक की सेटिंग उस शोर को फिल्टर करने के हिसाब से होती है, जो बैकग्राउंड नॉइज को कम कर देती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप अचानक एक पूर्ण सन्नाटे वाली जगह पर जाते हैं तो आपका दिमाग उस माइक का वॉल्यूम एकदम फुल कर देता है, ताकि वो किसी भी छोटी सी आवाज को पकड़ सके। और जब कोई आवाज नहीं होती ना, तो वो माइक खुद की ही एक भिनभिनाहट या स्टैटिक पैदा करने लगता है। बाप रे, मतलब सन्नाटे में हमारा दिमाग खुद ही खतरे के सिग्नल मैन्युफैक्चर करने लगता है। बिल्कुल। सन्नाटा इंसानी दिमाग के लिए प्राकृतिक नहीं है,
एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से जंगलों में जब एकदम सन्नाटा छा जाता था तो उसका सीधा मतलब होता था कि आसपास कोई शिकारी है। कोई प्रेडेटर है। हाँ, इसीलिए जब राजेश खन्ना उस फार्म हाउस के सन्नाटे में गए तो उनका दिमाग शांति महसूस करने के बजाय एक अनजाने खतरे को स्कैन करने के लिए हाई अलर्ट पर चला गया था। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और ये हाई अलर्ट वाली बात उस रात 2 बजे सच भी साबित हो गई। हाँ, जो रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजेश खन्ना अपने कमरे में थे और अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। सबसे पहली चीज जो हुई वो था तापमान का गिरना। राजेश खन्ना को अचानक बहुत ठंड लगने लगी और उनके शरीर पर सिहरन दौड़ गई। हम हमेशा ठंडे पसीने छूटने की बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? शरीर ऐसे क्यों रिएक्ट करता है? देखिए, जब हमारा दिमाग किसी संभावित खतरे को सेंस करता है, जिसे हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम शरीर के बाहरी हिस्सों से खून खींचने लगता है। मतलब त्वचा से खींचने लगता है ताकि हम भागने या लड़ने के लिए तैयार हो सकें। इसी खून के खिंचाव, जिसे वासोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं, उसी की वजह से हमें अचानक ठंड लगती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओह, तो ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल रिएक्शन था। बिल्कुल। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए खाली कॉरिडोर से भारी जूतों की आवाज आनी शुरू हुई। ठक ठक ठक। सोचकर ही अजीब लग रहा है। कोई बहुत ही इत्मीनान से चल रहा था। राजेश खन्ना ने हिम्मत जुटाई और कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर लंबा कॉरिडोर एकदम खाली था। कोई नहीं था वहाँ। कुछ भी नहीं दिखा? कुछ नहीं, बस एक चीज थी। कॉरिडोर की वो पीली रोशनी वाली लाइटें हल्की हल्की झपक रही थीं, फ्लिकर कर रही थीं। उन्होंने दरवाजा बंद किया, लेकिन दरवाजा बंद करते ही वो आवाज फिर शुरू हो गई। बाप है। और इस बार बिल्कुल दरवाजे के पार से, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर उनकी सांसों की आवाज सुन रहा हो। हमारा दिमाग उस खतरे को कैसे प्रोसेस करता है जिसे हम सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ये हिस्सा इस पूरी घटना का सबसे भयानक संवेदी या सेंसरी अनुभव है। एक ऐसा खतरा जिसे आप सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, वो हमारे दिमाग के सर्किट को पूरी तरह से ओवरलोड कर देता है। जब हम किसी चीज को देख लेते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसका आकलन कर लेता है कि वो चीज हमसे कितनी बड़ी है या कितनी तेज है। लेकिन अदृश्य डर के मामले में दिमाग उस खाली जगह को सबसे भयानक कल्पनाओं से भरने लगता है। और उन झपकती हुई लाइटों का क्या? जो पीली लाइटें फ्लिकर कर रही थीं, क्या उनका भी इस डर को बढ़ाने में कोई रोल होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। खराब या झपकती हुई लाइटें अक्सर एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का साउंड पैदा करती हैं, जिसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है। अच्छा। ये आवाजें इतनी धीमी होती हैं कि हम इन्हें अपने कानों से स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाते, लेकिन हमारा शरीर उन वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है। तो इसका शरीर पर क्या असर होता है? विज्ञान में कई स्टडीज ने साबित किया है कि इंफ्रासाउंड के संपर्क में आने से इंसानों में बिना किसी वजह के घबराहट, उदासी और यहाँ तक कि अजीबोगरीब आकृतियां दिखने का भ्रम पैदा हो सकता है। जो आकृतियां दिखने की आप बात कर रहे हैं, वो मुझे कहानी के अगले और सबसे खौफनाक हिस्से पर लाती है। दरवाजे के पार की उन आवाजों से राजेश खन्ना पूरी तरह हिल चुके थे। वो डर के मारे बेड पर बैठ गए। लेकिन जब उन्होंने सामने लगे बड़े से आईने की तरफ देखा, तो शीशे में उन्हें एक धुंधली सी परछाई दिखी। एक ऐसा साया जो इंसानी तो था, लेकिन उसमें जान नहीं थी। वो साया सिर्फ एक पल के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। इसके बाद तो राजेश खन्ना ने कमरे की सारी लाइटें जला दी और खौफ से सुन्न होकर बस सुबह होने का इंतजार करने लगे। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आवाज से शुरू हुआ डर अब एक दृश्य में, एक विजुअल हेलुसिनेशन में बदल चुका था। आईने हमेशा से मानव मनोविज्ञान में एक बहुत ही अजीब भूमिका निभाते आए हैं। हाँ, आईने हमेशा से डरावने माने जाते हैं कहानियों में। बिल्कुल। कम रोशनी में जब हम आईने में देखते हैं, तो हमारा दिमाग अक्सर ट्रॉसलर इफेक्ट का शिकार हो जाता है, जहां स्थिर चीजें धुंधली होने लगती हैं और दिमाग अपने आप नई, अक्सर डरावनी छवियां बनाने लगता है। रुकिए एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। क्या ये संभव नहीं है कि ये सब 100% उनके दिमाग का खेल हो? मतलब? मेरा मतलब है, जरा सोचिए, राजेश खन्ना पूरे दिन शूटिंग करके थक चुके थे। वो एक अनजान पुरानी जगह पर थे जिसके बारे में उन्होंने पहले से भूतिया अफवाहें सुन रखी थी। ऊपर से रात के 2 बजे का सन्नाटा और वो झपकती हुई पीली लाइटें। कॉन्टेक्स्ट काफी भारी था। हाँ,
तो क्या इसे हम सीधे सीधे पैरेडोलिया नहीं कह सकते, जहां हमारा थका हुआ दिमाग रैंडम परछाइयों या आवाज़ों में इंसानी शक्लें और पैटर्न ढूंढने लगता है? आपका ये सवाल बिल्कुल सटीक है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पैरेडोलिया और एक्सट्रीम फैटीग यानी अत्यधिक थकान का एक क्लासिक केस लगता है। राइट। जब दिमाग थका होता है और उसे प्राइम कर दिया गया हो, मतलब उसे पहले ही बता दिया गया हो कि ये जगह डरावनी है, तो वो हर सामान्य आवाज़ को खतरे के रूप में प्रोसेस करेगा। लकड़ी के दरवाजे के सिकुड़ने की आवाज़ जूतों की आवाज़ लग सकती है। तो इसका मतलब ये पूरी घटना सिर्फ एक भ्रम थी, कोई साया नहीं था? नहीं, यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे दिलचस्प पेंच है। चाहे वो साया असल में कोई परलौकिक शक्ति था या फिर उनके थके हुए दिमाग का पैदा किया हुआ पैरेडोलिया, लेकिन उस पल राजेश खन्ना के शरीर के लिए वो खतरा बिल्कुल असली था। ओ, मतलब फिजिकल रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली। उनका बढ़ा हुआ हार्ट रेट, उनका पसीना छूटना, उनके नर्वस सिस्टम का शटडाउन होना, ये सारे शारीरिक लक्षण 100% हकीकत थे। हमारा शरीर कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता अगर दिमाग ने मान लिया है कि खतरा असली है। उस रात वो कमरा उनके लिए आराम की जगह नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जेल बन गया था। एक मनोवैज्ञानिक जेल, ये बात बहुत गहराई से हिट करती है। और इस जेल का दरवाजा खुला अगली सुबह जब सूरज की रोशनी आई। हाँ, सुबह सब कुछ बदल जाता है। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो रात के उस खौफ से भी ज्यादा अजीब था। शम्स ताहिर खान की रिपोर्ट बताती है कि सुबह जब महमूद साहब ने राजेश खन्ना का उतरा हुआ पीला चेहरा देखा तो उन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं। नहीं, उन्होंने बस मुस्कुराते हुए बड़ी कैजुअल टोन में पूछा, क्या हुआ काका, रात को ठीक से सोए नहीं? महमूद साहब की ये प्रतिक्रिया इस पूरी कहानी को एकदम नए आयाम में ले जाती है। ना कीजिए कि आप किसी को अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी बात बताएं और वो बहुत आराम से कहें, अरे चिल करो, वो तो बस मेरे पिताजी का भूत है। ये कैसा विरोधाभास है? हाँ, ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। ये विरोधाभास हमें डर की सब्जेक्टिविटी के बारे में एक बहुत बड़ा सबक देता है। डर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका एक ही रूप हो। मतलब हर किसी के लिए डर अलग होता है? बिल्कुल। महमूद के लिए वो फार्म हाउस और वो साया कोई डरावनी चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पास उस चीज का कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ था। हाँ? वो साया उनके लिए उनके पिता की याद था, एक भावनात्मक जुड़ाव था। तो उनके लिए वो एक सेफ चीज थी। एग्जैक्टली। वहीं राजेश खन्ना के लिए वो एक अज्ञात चीज थी। इंसान हमेशा उस चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। महमूद ने उस अज्ञात को अपने पिता का नाम देकर अपने दिमाग के लिए उसे सुरक्षित बना लिया था। ये बात समझ में आती है, महमूद साहब ने अपने दिमाग को सांत्वना दे दी थी, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि राजेश खन्ना सिर्फ अकेले थे जिन्हें ये सब महसूस हुआ? रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? रिपोर्ट तो कुछ और ही कहानी बयान करती है। अगर ये सिर्फ राजेश खन्ना के दिमाग का भ्रम था तो फिर बाकी लोगों का क्या? अच्छा, और भी लोग थे? हाँ, यहाँ पर ये मामला एक व्यक्तिगत अनुभव से निकलकर एक अर्बन लेजेंड का रूप ले लेता है। रिपोर्ट साफ बताती है कि वहाँ काम करने वाले माली, कुक और ड्राइवर्स जैसे स्टाफ के लोगों ने भी कई बार अजीब चीजें महसूस की थीं। वो लोग दावा करते थे कि रात के वक्त मुमताज अली साहब के खाली कमरे से सिगरेट का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता था और उनके खांसने की आवाजें साफ सुनाई देती थी। और तो और खुद अमिताभ बच्चन ने भी, जो उस जगह को बहुत अच्छे से जानते थे, बाद में ये स्वीकार किया था कि उस फार्म हाउस में कुछ तो ऐसा था जो सामान्य नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक अजीब सी ऊर्जा थी जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। जब जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्टाफ से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारे तक एक ही बात की गवाही दे रहे हों, तो इसे सिर्फ एक अफवाह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। क्या एक साथ इतने सारे लोगों को एक ही तरह का भ्रम हो सकता है? देखिए, इसे मनोविज्ञान में कलेक्टिव प्राइमिंग या साझा भ्रम कहा जा सकता है। वो कैसे काम करता है? जब किसी जगह के साथ कोई कहानी जुड़ जाती है ना, तो वहां जाने वाला हर नया इंसान अनजाने में उसी कहानी के सबूत ढूंढने लगता है। मतलब वो पहले से ही बायस्ड होते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात को भी पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते कि कुछ जगहों की ऊर्जा सच में अलग होती है। जब इतने सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, एक साधारण कुक से लेकर अमिताभ बच्चन तक, एक ही तरह के माहौल की गवाही दे रहे हों, तो विज्ञान और रहस्य के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। स्रोत भी यही सवाल उठाता है कि क्या रूहें सच में भटकती हैं या ये सिर्फ इंसानी दिमाग का वहम है?
हम ये तो नहीं कह सकते कि भूत सच में होते हैं या नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो अनुभव, वो खौफ उन लोगों के लिए एक अकाट्य हकीकत था। राजेश खन्ना के लिए उस रात की हकीकत से मुंह फेरना नामुमकिन था। और शम्स ताहिर खान की इस रिपोर्ट की एक आखिरी चेतावनी है जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, सन्नाटा हमेशा खामोश नहीं होता। बहुत ही पावरफुल लाइन है ये। सन्नाटे की अपनी एक भाषा होती है, बस ये निर्भर करता है कि हमारा दिमाग उसे कैसे ट्रांसलेट कर रहा है। एकदम सही। कैसे बड़े बड़ी इमारतों और आलीशान कमरों के पीछे अक्सर ऐसी अनकही कहानियां छिपी होती हैं जो किसी को भी अंदर तक हिला सकती है। बिल्कुल। और इसी बात से मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि इमारतें सिर्फ ईंट, सीमेंट और पत्थर से बनी होती है, लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जगह वाकई उन लोगों की आदतों को स्पंज की तरह सोख लेती हो जो अब इस दुनिया में नहीं है? ये तो बहुत गहरा ख्याल है। जैसे किसी का आधी रात को खाली कॉरिडोर में टहलना या अकेले में सिगरेट पीना, वो आदतें, वो पुरानी आवाजें उसी जगह में कहीं लॉक हो जाती हों। अगर ऐसा है तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने ऐसी कितनी जगहों से होकर गुजरते होंगे जो बस हमारे शांत होने और उन पुरानी आवाजों को सुनने का इंतजार कर रही हैं। बाप रे, ये तो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर दे। खैर, आज की इस गहरी चर्चा में इतना ही। स्रोत में दी गई इस खौफनाक और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट को हमने पूरी तरह से समझने की कोशिश की। अगली बार जब किसी शांत और खाली कमरे में आपको अचानक ठंड लगे तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा। जागी जागी आँखों में आजा, निंदिया की तरह अंधियारी रातों में आजा, रोशनी की तरह। जागी जागी आँखों में आजा, निंदिया की तरह अंधियारी रातों में आजा, रोशनी की तरह। तेरे लिए कितने सपने बुने मैंने, तेरे लिए कितने सपने बुने मैंने, उड़ते परिंदों के पंख गिने मैंने, उड़ते परिंदों के पंख गिने मैंने। तेरी बिंदिया भी लगे मुझको चंदा की तरह, जा जा निंदिया की तरह। अंधियारी रातों में आजा, रोशनी की तरह आजा निंदिया।